नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज एक बार फिर चुनाव के बारे में ही बात करेंगे, जिसमें प्रथम दृष्टया भाजपा जीतती हुई लग रही है और कांग्रेस हारी हुई। अब इस बात को आगे शुरू करने के पहले एक बात बताना जरूरी होगा कि टोटल वोट जो पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को, चारों पांचों राज्यों को मिला करके, उसमें कांग्रेस को वोट ज़्यादा मिले हैं और भाजपा को वोट कम मिले हैं, क्योंकि कांग्रेस तेलंगाना में जीती है और बाकी 3 राज्यों में जहां वो हारी है उसको भी काफ़ी बड़ी संख्या में उसको भी वोट मिले हैं। ये एक बात है जो तार्किक बात है। वो एक अलग बात है कि भारत में चुनावों का जो पैटर्न है उसमें जो पार्टी सबसे ज़्यादा वोट पाती है वही जीतती है, और जो पार्टियां कम वोट पाती हैं, चाहे वो 10 ही वोट पाई हों कम, वो हार जाती है। और तमाम जगह हार हार का जो डिफरेंस रहा है वो कुछ सैकड़ा वोटों और 1000 वोटों में ही सिमटा है। यानी ये कहना कि जनता ने कांग्रेस को खारिज कर दिया है, एक गलत ओपिनियन बनाना है या एक गलत नरेशन सेट करना हुआ। लेकिन फैक्ट ये है कि कांग्रेस एक राज्य में जीती है, तेलंगाना में, और भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में जीती है। ये फैक्ट है। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस एक अंग्रेजी का मुहावरा है। तो उसमें फिर यही कहा जाएगा कि जो जीतता हुआ दिखाई जाए वही जीता है, बाकी चीज़ों पे बाद में विवेचन होता रहता है। जो बात पहली बात आती है वो यही आती है। अब आइए बात को शुरू करने के पहले थोड़ा सा पुरानी चीज़ों को याद कर ले तो बड़ा मज़ा आएगा। मैंने जैसे पहले भी मैं कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा उम्र दराज आदमी हूँ, इसलिए मुझे पुरानी चीज़ें भी याद हैं। बात मैं बताऊंगा कि ये मान के चलिए कि जवाहरलाल नेहरू जी की मौत के बाद जब इन सबसे इंदिरा गांधी का ज़माना शुरू हुआ, नो डाउट इंदिरा गांधी एक बहुत ही कुशल शासक थी और विश्व नेता थी। इस समय पहले भी कह चुका हूँ, वैश्विक नेता थी। लेकिन बहरहाल उनके गवर्नेंस में कहीं ना कहीं उतनी स्वच्छता और पारदर्शिता नहीं थी जितना जवाहरलाल नेहरू के गवर्नेंस में थी। तब के विरोधी दल जो थे वो उसी चीज़ का फायदा उठाते थे और इंदिरा गांधी की गवर्नेंस की कमियों को बताते थे। उस समय मुख्य जो विरोधी दल थे वो मुख्यतः 3 थे। एक तो कम्युनिस्ट पार्टियां होती थी, दूसरे समाजवादी पार्टियां होती थी, और तीसरे कहीं कहीं एक आध जगह मतलब रीजनल पार्टीज भी थी। लेकिन कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी 2 ही जो थी वो कांग्रेस की विरोधी पार्टियां होती थी। भाजपा जनसंघ के तौर पे उभर रही थी, लेकिन उसकी कोई बहुत वजूद नहीं था। और ये तीनों ही पार्टियां जो थी वो कांग्रेस की तुलना में कहीं ज़्यादा तार्किक और कायदे की बातें करती थी, लेकिन वोट इनको नहीं मिलते थे। उसका कारण बहुत स्पष्ट था कि कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत था और पूरा देशव्यापी था, जैसा, और इंदिरा गांधी नो डाउट एक कुशल नेता तो थी ही। और उसके अलावा चूंकि शासक पार्टी थी और वैसे भी कांग्रेस का पुराना संगठन था, तो कांग्रेस जो थे धन के मामले में भी इन सबों पर भारी पड़ती थी। यानी संगठन और धन दोनों मामलों में कांग्रेस जो थी वो इन सारे जो अपने विपक्षी दलों पर भारी पड़ती थी, जिसके चलते वो विपक्षी दल जो कायदे की बातें करते थे, बावजूद उसके वो हमेशा हार जाते थे और लंबे समय तक हारते रहे। अब कुल मिलाकर के स्थितियां लग रहा है उलट गई हैं। संगठन और धन के मामले में भारतीय जनता पार्टी कहीं ज़्यादा आगे है और बाकी कोई पार्टी उसके सामने उतना नहीं टिकती है। और ये कहना कि सत्ता किसको नहीं प्यारी होती, सत्ता सबको प्यारी होती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो। और सत्ता में बने रहने पर सत्ता के लाभ होते हैं, वो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। और दूसरी बड़ी बात कि उसका संगठन जो है, इसमें इस विचारधारा चाहे जो हो, लेकिन ये कि आज की तारीख में जितनी भी उसकी विपक्षी पार्टियां उनसे सबसे कहीं ज़्यादा मजबूत है। इसलिए जो जैसा मैंने पहले कहा कि टोटल ज़्यादा वोट मिलने के बावजूद, क्योंकि तेलंगाना के वोट जीते जोड़े अगर जहां भाजपा को बहुत कम वोट मिला, तो कांग्रेस अभी भी वोट परसेंटेज के मामले में भाजपा से 20 पड़ती है। यानी यहीं से एक दूसरी बात शुरू होती है, यानी कि संगठन के मामले में अभी गिरी हालत में भी कांग्रेस जो है वो भाजपा से कहीं ज़्यादा आगे है इस मामले में, कि कांग्रेस दक्षिण में भी है जहां भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सिमट गई है, और थोड़ा बहुत वो जो बड़ी थी कर्नाटक, वहां से भी हट गई है। यहीं से एक और बात निकलती है जिस पे विचार होना चाहिए, होगा, ये ऐसी बात नहीं है, कि कहीं न कहीं विचारधारा में और लोगों की मानसिकता में, यानी उत्तर भारत की मानसिकता में और दक्षिण भारत की मानसिकता में कहीं न कहीं कोई मेजर डिफरेंस है, जो हम पत्रकार नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि पत्रकारों में भी एक कमी आ गई, सबके अंदर है, वो होनी चाहिए, कि वो अब उतना ज़्यादा जनता के बीच में नहीं रहते जितना पहले रहा करते थे। इसलिए कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको वो शायद नहीं पकड़ पा रहे हैं, ये कहने मुझे हिचक नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उत्तर भारत जो है कहीं अपेक्षाकृत कहीं ज़्यादा गरीब पट्टी है, हिंदी पट्टी जो है बहुत ज़्यादा गरीब है।
वहाँ पर मुझे लगता है कि जो 6,000 किसान निधि जा रही है और क्या नाम है, जो बाकी तमाम केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं, या जो 5 सेर का गल्ला, 5 किलो का गल्ला भी दिया जा रहा है, वो शायद काउंट करता है लोगों को, उससे लोगों की सोच में उससे फर्क पड़ता है। ये बात मानने में कोई संकोच नहीं है। ये होता होगा तभी तो वोट मिल रहा है। एक बात ये, और दूसरी चीज है कि जहाँ तक वैज्ञानिक सोच की बात है, दक्षिण भारत हर मामले में आगे है। वहाँ के लोग धार्मिक भी कहीं ज्यादा है, लेकिन तार्किक रूप से धार्मिक है। उस लिहाज से धार्मिक, अंध धार्मिक नहीं है, वो तार्किक रूप से धार्मिक है। जो भी जितने भी संपन्न और क्या नाम है पैसे वाले मंदिर हैं, वो सब दक्षिण भारत में है। जाहिर सी बात है वहाँ के लोगों की धार्मिकता अगर उस नाते से देखी जाए तो कहीं ज्यादा है। लेकिन मैंने कहा ना कि वो अंध धार्मिक नहीं है, जैसे कि अंध धार्मिक जैसे कि अपने उत्तर भारत के लोग हैं, वैसा वहाँ नहीं है। इसीलिए जो आज की तारीख में भी जो अधिक तार्किक पार्टी है कांग्रेस, वो दक्षिण भारत में अभी भी प्रोमिनेंट है बनिस्बत उत्तर भारत के। ये भी एक बात समझ में आनी चाहिए। अब एक और बात आ रही है सामने, वो भी, उसको भी मानना चाहिए, उस पर भी विचार होना चाहिए, और मेरा ख्याल है ये एकदम उचित समय है कि उस पर विचार कर लिया जाए। ईवीएम का सवाल है। इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन को लेकर के उत्तर भारत में हमेशा सवाल उठाए जाते रहते हैं। जो भी पार्टी जीतती है वो कहती है कि मशीनें ठीक है, जो हारती है वो कहती है कि मशीनें गड़बड़ है। चलिए मान लिया, और ये भी कोई शक नहीं, इसमें भी कहने मुझे कोई परहेज नहीं है कि जो चुनाव के पूर्व का वातावरण था, जैसा लोग वहीं घूम रहे थे सड़कों पर, लोगों से बात कर रहे थे, कॉमन मैन से बतिया रहे थे, उससे कुल मिला करके इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा के प्रति जो असंतोष था वो खुल के सामने आ रहा था। उससे लग रहा था कि जाहिर सी बात है, भाजपा के सामने खाली कांग्रेस ही खड़ी होती तो लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस वोट पाएगी ऐसा, और वोट पाई भी कांग्रेस, ऐसा नहीं कि नहीं पाई। आप इस समय ये कह सकते हैं कि सारे असंतोष के और उसके सबके बावजूद जो कहीं ना कहीं भाजपा का जो संगठन था और भाजपा के जो संसाधन थे, वो कांग्रेस पर भारी पड़े और भाजपा चुनाव जीत गई। अब वही वाली बात है कि भाजपा जो है अपनी चीजों को बताने में कहीं ज्यादा होशियार है, वो लगा। और वही मैंने कहा कि जैसे कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, क्योंकि चुनाव जीती है इसलिए उसमें ये बात पीछे हट गई कि कुल मिला के वोटिंग परसेंटेज जो है कांग्रेस का ज्यादा है, क्योंकि तेलंगाना में उसको बहुत ज्यादा वोट मिले। ये इस कांग्रेस चाहे तो इस बात को प्रचारित कर सकती थी, वो किन्हीं वजह से नहीं कर रही, मुझे नहीं मालूम कि जो जिस पार्टी का आधार ही अभी दक्षिण भारत में नहीं, वो क्यों किस मुंह से बोल रही। लेकिन बहरहाल हर आदमी का अपना सोचने का और अपनी बात करने का तरीका होता है। भारतीय जनता पार्टी जब से पावर में आई है, साम दाम दंड भेद पूरी तरीके से पावर में रहने के लिए सारे काम करती है। चाहे वो ईडी का छापा मरवाना हो, चाहे सीबीआई से बात करनी हो, तो वो कराना हो, चाहे मुकदमे कराना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल राहुल गांधी के ऊपर 222 मुकदमे दायर कर दिए गए हैं। कांग्रेस ये सब नहीं करती, लेकिन ठीक है, अब जब लड़ाई है तो लड़ाई में सारी चीजें जायज है। अगर आपको लड़ाई जीतनी है तो आप भी वो सब काम करिए, आपको रोका किसने? जिन राज्यों में कांग्रेस पावर में है, हम कहते हैं 3 ही राज्यों में है, वहां ये काम कर सकती है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वही नाप दे। लेकिन नहीं नापती तो ये उसकी कमजोरी कही जाएगी। बहरहाल जो भी है, अब बात मैं उस पर ईवीएम पे आ रहा था। अगर लगता है कि ईवीएम गड़बड़ है, तो जो लोग ईवीएम से, या तो ये नाटक है, ईवीएम मतलब सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए बहुत बहुत आसान बहाना है कि सब ईवीएम में छेड़छाड़ की जा रही है। और अगर आपको लग रहा है कि ठोस सबूत है ईवीएम में छेड़छाड़ के, जो आप किसी वजह से नहीं पकड़ पा रहे हैं या कोर्ट में उसको नहीं साबित कर पा रहे हैं, तो जन आंदोलन की बात कहीं नहीं गई है। जन आंदोलन करके बैठ जाए कि नहीं ईवीएम हटाओ, कोई कितनी भी क्रूर सरकार होगी, लेकिन ये कि जन आंदोलन के आगे सब सरकारें हारती है। किसान आंदोलन को आप लोग याद कर लीजिए। किसान आंदोलन, ईमानदारी की बात है कि बहुत पूरे पूरे देश का आंदोलन नहीं था, एक एक पार्ट का आंदोलन था। लेकिन सारी चीजों के बावजूद आखिरकार तीनों पे लोग, जैसा कहा जाता है कि मोदी जी बड़े क्या नाम है कठोर है, ये है वो है, ठीक है, हर सरकार अपने बारे में ये सब कहलाती है, वो एक तरीके से नरेशन साबित करना होता है। लेकिन आखिरकार किसान आंदोलन को अपने नरेंद्र भाई को रो करके वापस लेना पड़ा। तो अगर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है और लगता है लोगों को, विपक्षी दलों को, कि ऐसी गड़बड़ी है, तो जन आंदोलन का रास्ता कहीं से नहीं गया। उससे भी एक बात और साबित होती है सामने की, कि कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं हमारी जो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और हो, एक तरीके से सुविधापरक पार्टीज हो गई है कि मुंह से बोल करके और थोड़ा बहुत करके जो अगर चुनाव जीत जाए तो अच्छी बात है। जन आंदोलन वगैरह में कोई पार्टी यकीन नहीं करती जैसे पहले यकीन किया करती थी। और मैं एक बात और भी आपको बताऊं, मैंने पहले ही बताया था कि सदन में मार्शल होते हैं, अभी भी होते हैं। पहले के जो विपक्षी पार्टियों के लोग होते थे, पी लोग, मोदी, राजनारायण, वो लेट जाते थे संसद में जाकर के, धरना प्रदर्शन करते करते उनको मार्शल से बाहर फेंकवाना पड़ता था। तो सब की सीधी बात है, राजनीति में जो सत्ता पक्ष है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई हो,
वो मीठी मीठी बातों से सत्ता नहीं छोड़ेगा, सीधी सी बात है। वो सत्ता में बने रहने के अपने नियम होते हैं और सत्ता को उससे छीनने के अपने नियम होते हैं। उन नियमों का आप पालन करेंगे तो सफल होंगे, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। टीका ईवीएम पे डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन जो कठोर सच्चाई होती है वो कठोर सच्चाई होती है। ये सच बात है कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में संगठन और धन के मामले में कहीं ज़्यादा आक्रामक और संपन्न है। बाकी पार्टियां उसके सामने नहीं ठहरती। अब उन पार्टियों को उनके सामने ठहरने के लिए दूसरी तरीके से सड़क पर उतरना पड़ेगा। जैसे एक ज़माने में भाजपा भी उतरती थी, जनसंघ भी उतरता था, समाजवादी भी उतरते थे, और इमरजेंसी में भाजपा रही हो चाहे जो रही हो, कुल मिलाकर के, हालांकि इमरजेंसी के ज़माने में भाजपा के बड़े नेताओं ने तो उतना नहीं प्रयास किया, लेकिन भाजपा के जो छोटे स्तर के नेता थे और समाजवादी पार्टी थी, उन्होंने इंदिरा गांधी से बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी, ये मानना पड़ेगा। तो 100 की सीधी बात है कि ये सारे मानने के बावजूद जो आपको जो लगता है कि जो भाजपा के जीतने में जो आपको शंकाएं आ रही हैं, उन शंकाओं को लेकर के जनता के सामने आना चाहिए और ज़बरदस्त आंदोलन छोड़ना चाहिए। कोई भी कैसी भी सरकार हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो झुकेगी ही झुकेगी। किसान आंदोलन इस बात को साबित कर चुका है। अब विपक्षी पार्टी अगर नहीं समझ रही तो क्या किया जा सकता है। हाँ, लेकिन ये भी सही बात है कि इस बार के जो चुनाव परिणाम आए हैं वो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के संदेह के घेरे में अगर हैं तो ये भी एक बुरी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र के लिए ये बात ठीक नहीं है। बाकी कुल मिला के तो सब ठीक ही है। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताते रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।